हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर दोस्तों अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का, अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम से लॉन्च की हुई है, जहां पे आपको प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी जीएसटी की। तो आप इन कोर्सेज में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अब दोस्तों 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो नोटिफिकेशंस है उसका जिसमें ऑलरेडी अपनी जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है, अपलोडेड वीडियो है, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि क्या क्या नोटिफिकेशंस और कैसे वो हमें बेनिफिट करने वाली है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे सर्कुलर्स भी आ गए हैं। अब अगर आप देखेंगे, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कहां से जाएंगे हम। सीबीआईसी की वेबसाइट पे जीएसटी में एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन पे जाएंगे। आपके पास डायरेक्टली ये taxinformation.cbic.gov.in खुल जाएगा। इसके अंदर आप जैसे ईयर सिलेक्ट करते हैं सर्कुलर्स में, देखिए आपके पास बहुत सारे सर्कुलर्स आ रखे हैं। आपके पास लगभग 7 सर्कुलर्स आज यानी कल इशू हुए थे। 6 जुलाई को ये सारे के सारे सर्कुलर्स इशू हुए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी फिलहाल हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे मैं बाकी सारे सर्कुलर्स पर भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए ये आया है आपके पास मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन जीएसटीआर 3B एंड इन जीएसटीआर 1। आज भी 5 साल बाद हम जीएसटीआर 1 और 3B में करेक्ट डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं। तो इसका क्या रिपरकशन है? इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं पहले एक पुराने सर्कुलर पे आपको लेके जाना चाहती हूं, जो आपके पास आया था 18 फरवरी 2019 में, यानी 2019 में ये सर्कुलर आया था। और ये सर्कुलर देखिए आप क्या कह रहा था, आपको इंटर स्टेट सप्लाईज डिक्लेयर करनी है टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B, जो अक्सर लोग नहीं करते थे, और टेबल 7B ऑफ जीएसटीआर 1। इन दोनों जगह हम अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल्स को हम नहीं लिखते थे। और साथ ही सर्कुलर में क्या बात बताई गई, जब हम इसको पूरा हमने किया था, अपनी मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने इसको कवर किया हुआ है, तो देखिए जहां पे आप ये प्रोविजंस नहीं मान रहे हो, आप रिटर्न सही तरीके से नहीं भर रहे हो, तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर इट अट्रैक्ट्स penal action under the provision of section 125 of the CGST Act। यानी 125 CGST Act में आपके ऊपर पेनल्टी है। यानी अब पेनल्टी भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप बहुत इजीली इसके अंदर एक्ट्स में जा सकते हो। एक्ट में CGST Act में 125 सेक्शन आप खोलो, ये आपकी जनरल पेनल्टी का क्लॉज है, जहां पे अगर आपने कोई भी गलती करी है तो आपके ऊपर वो पेनल्टी लेवी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है या ऐसा कुछ है। तो इसमें क्लियर मेंशन है पेनल्टी कितनी हो सकती है, अप टू 25,000 रुपीज, यानी 25,000 सीजीएसटी, 25,000 एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ठीक है, दैट मींस 50,000 की पेनल्टी आप पे लग सकती है अगर आप आफ्टर 5 इयर्स जीएसटीआर 3B और 1 सही से नहीं भर रहे हो। ये तो 2019 में सर्कुलर आया था, अब दोबारा सर्कुलर आया है। क्या सर्कुलर आया है देखिए, मैंने ऑलरेडी अपने पास ओपन किया हुआ है, सर्कुलर नंबर 170। हम इसको आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो, बट आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको समझ आए कि क्या हम लोगों को सही करना है। अब जब आपको जीएसटीआर 1 और 3B दोनों ही भरनी है जून की, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑडिट के नोटिस भी आ रहे हैं, रिटर्न स्क्रूटनी के नोटिस भी आ रहे हैं, और भी मल्टीपल नोटिस आ रहे हैं। आईटीसी मिसमैच, या आपने प्रॉपर वैल्यू एडिशन नहीं दिखा रखा है, आपने टैक्सेस पे नहीं कर रखे, तो हर तरह के मल्टीपल टाइप्स ऑफ नोटिस दे आर बीइंग कमिंग। तो उनमें से सबसे मेजर रिक्वायरमेंट क्या होता है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो नोटिस को, या अगर नोटिस आए तो उसको प्रॉपर आप रिप्लाई देना चाहते हो, कि आप रिटर्न्स में डिटेल सही फर्निश करो प्रॉपरली। और बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी अपने कोर्सेज में बता ही रखा है जो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन में, बट स्टिल अब जो सर्कुलर नंबर 170 में कहा गया है, आइए दोस्तों हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बारी।
तो दोस्तों अब देखिए ये सर्कुलर नंबर 170 में क्या बात कहता है, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ द करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाईज। अगेन वंस अगेन जो हमने इसको पुराने सर्कुलर के साथ नोटिस किया था 2019 में जो सर्कुलर आ रखा था, उसी के बेसिस पे अगर हम इसको थोड़ा सा लिंकेज देते हैं कि अब आपको प्रॉपर जो है आपकी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी कहां पे, 3B में और साथ साथ GSTR 1 में, और साथ में अगर आपका ITC का कोई भी रिवर्सल है तो वो भी आपको सही तरीके से दिखाना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। और देखिए दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि आज जब हमारे पास 5 साल हो गए हैं GST को आए हुए और रिटर्न्स जब हमें भरते हुए 5 साल हो गए, हर महीने हमें रिटर्न भरनी है, तो एक हमें फेमिलियरिटी आ गई है कि किस फील्ड में क्या डालना है। लेकिन आज भी कुछ फील्ड्स को लेके गलती हो रही है या फिर हम अनजाने में ही सही वो गलती कर रहे हैं। अगर वो हम गलती कर रहे हैं तो मैं पेनल्टी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आप गलती ना करें। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि द रिटर्न फाइलिंग में GSTR 3B आती है जो कि ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। कहां से, GSTR 1 से भी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है और GSTR 2B से उसका ITC। ये आपका दिसंबर 2020 के बाद आपको ये फैसिलिटी मिल गई थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। कहां, जहां आप इंटरस्टेट सप्लाईज दे रहे हो, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, या फिर जो UIN होल्डर्स है, अगर आप इनके साथ सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हो, तो इनकी डिटेल्स को आप प्रॉपरली नहीं डाल रहे हो अपने रिटर्न में। क्यों नहीं डाल रहे हो, इन रीजंस पे भी अभी हम लोग आएंगे। देखिए सिंपल सी बात क्या कहता है, 1 और 3B को आपको सही भरना है। अब ये इंफॉर्मेशन जाती कहां है, पहले मैं आपको एक बारी 3B का सेक्शन दिखाती हूँ। 3B हमने खोल रखी है, इसके अंदर देखो टेबल नंबर 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो डिटेल्स आती है ना दोस्तों, वो ये वाली डिटेल्स आती है कि आपको सप्लाईज जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रखी है, आपने जो सप्लाई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को कर रखी है और UIN होल्डर्स को। लेकिन ये कब डालनी है आपको, जब ये आपकी इंटर स्टेट सप्लाईज हो। सपोज कीजिए मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को सप्लाई की जो कि अनरजिस्टर्ड है, बट वो कहां पे है, वो हरियाणा में है, वो यूपी में है, या फिर ऐसे एक कॉम्पोजिशन डीलर को मैंने सेल किया गुड्स जो कि हरियाणा में है, यूपी में है, या फिर किसी और स्टेट में है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिटेल्स यहां डालने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने टेबल 3.1 में ऑलरेडी अपनी जो सप्लाईज है उसको डिक्लेयर कर दिया है। मूविंग फर्दर, अब देखिए इट हैज बीन नोटिस दैट अ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दे आर नॉट रिपोर्टिंग द correct details of the interstate supplies made to the unregistered person or the ones who are paying tax under composition scheme or the UIN holders। तो आपको ये सही भरना है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, कहां गलती आ रही है, अक्सर उन लोगों के केस में गलती आ रही है जो कि बैंकिंग होगा, इंश्योरेंस, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, OTT प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, इनके केस में ज्यादा इस तरह की गलती आ रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इट इज लीडिंग टू रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। गलत प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर किया जा रहा है, कहां पे, एज पर द इनवॉइसेस व्हिच आर इशूड अंडर सेक्शन 31, और यहां पे आपका टेबल 3.2 में भी रिपोर्टिंग नहीं जा पा रही है। तो इसको आपको ठीक करना है। अगर आप गलती करेंगे तो आप पे जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 में अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कल को जब भी आपके पास ऑडिट का नोटिस आता है, रिटर्न स्क्रूटनी का नोटिस आता है, तो आप फंस जाएंगे। मूविंग फर्दर, अब ये क्या कहता है कि आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिटेल्स देनी थी, यानी यहाँ पे जब हम इसके अंदर खोल के देखते हैं, इसको और एक्सपैंड करते हैं, तो देखिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है, कंसोलिडेट फिगर बता दो कि टोटल इस पर्टिकुलर स्टेट में हमने इतनी सप्लाई करी और उसका टैक्स इतना बनता है। सेम वेज कॉम्पोजिशन डीलर और UIN होल्डर्स के केस में भी यही 3 फील्ड्स आपको दे रखे हैं अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाईज करी हुई है तो। अब यहां देखिए अकॉर्डिंगली इट इज एडवाइज्ड, और साथ में आपको यह भी एडवाइस किया जा रहा है कि आप इसको कहां पे दिखाएंगे, टेबल 7B, टेबल 5 या 9 और 10 GSTR 1 में, उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया। तो अब ये देखिए टेबल नंबर जो हमने GSTR 1 के पढ़े हैं, अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। टेबल नंबर 7 यानी B2C सप्लाईज में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसने क्या कहा, टेबल 5 या 9 और 10, ठीक है। 9 और 10 क्या कह देते हैं आपको, 9 और 10 बेसिकली आपके अमेंडमेंट्स वाले सेगमेंट आ जाते हैं कि अगर आपने उसमें कोई अमेंडमेंट करी है तो वो आप उसमें डाल दो। यानी B2C के जो आपके बेसिकली सेल्स है, जो आपके आउटवर्ड सप्लाईज है, वो आपको GSTR 1 में भी करेक्टली डिस्क्लोज करनी है। ये नहीं है कि गलती कहीं पे भी आपने डाल दिया और टैक्स पे कर दिया तो बात बन जाएगी। यहां से प्लेस ऑफ सप्लाई गलत होगा तो आप पे पेनल्टी आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे बढ़िए,
यहाँ पे यही सेम चीज इसने कहा कि यूआईएन होल्डर्स के लिए भी आपको डिटेल्स डालनी है। फिर उसने देखिए यूआईएन होल्डर्स का बता दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, चल अपडेट द कस्टमर डेटाबेस प्रॉपरली, उसको कस्टमर का डेटाबेस प्रॉपरली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, विद दी करेक्ट स्टेट नेम। अब आपको स्टेट नेम भी पूरी तरीके से सही तरीके से आपको बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताओगे तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा। फिर हम इसके आगे फर्दर मूव करते हैं। देखिए ये क्या कहता है, फिर और आगे दोस्तों ये कहता है कि आपको अपने जो कंजम्पशन स्टेट्स है, यानी जो बेसिकली जो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उसकी करेक्ट स्टेट नेम देखनी है, आपको करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करना है, और साथ में ये इंश्योर करना है कि आप टेबल 3.2 में भी पर्टिकुलर सही डिटेल्स दो, और साथ में जीएसटीआर 1 में भी प्रॉपरली डिटेल्स फाइल करो, ठीक है। फिर आगे आईटीसी अवेलमेंट को लेके क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है, और उसका रिवर्सल। अक्सर आपने देखा है दोस्तों, आप जब जीएसटीआर 3 भी भरते हो ना, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जितना आपको क्रेडिट लेना होता है, ठीक है। कहां से आ जाता है, वो 2B से आ जाता है। पहले इश्यू आता था कि 2A तो एक डायनेमिक स्टेटमेंट है, वो बार बार ही अपडेट होता है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे ले, लेकिन इसी बात को रिजॉल्व किया 2B के थ्रू। अब 2B के थ्रू आपके पास क्रेडिट आ जाता है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द नेट अमाउंट, नेट आईटीसी अवेलेबल जो आ जाता है आपके पास, इट गेट्स क्रेडिटेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी जो मेरा 3B में, यानी यहाँ पे जो मैंने 3B अब खोल रखी है, अब आप देखिए 3B के अंदर टेबल 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसके अंदर ये जो नेट आईटीसी अवेलेबल दिखा रहा है ना आपको, इस अवेलेबल आईटीसी को जो है आपको अल्टीमेटली एक क्रेडिट लेजर में आपके पास रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब ध्यान क्या रखना है, जो आपके पास ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ना क्रेडिट 2B से, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एनी रिवर्सल ऑफ आईटीसी और एनी आईटीसी विच इज इनएलिजिबल, कोई भी ऐसा क्रेडिट जो इनएलिजिबल है ना, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, जब 2B में से हमारा ऑटो पॉपुलेट होता है तो हमें, हमारी एज टैक्स पेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उसको बाइफर्केट करना है कि ये मेरी परचेजेस थी, इसमें से इतना एलिजिबल क्रेडिट है और इतना इनएलिजिबल क्रेडिट है। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज कीजिए मेरा सीए फर्म है, मैंने एक गाड़ी परचेज करी है बिजनेस के नाम पे, ठीक है। अब अपने बिजनेस में मैंने कार तो परचेज कर ली, वो मेरे 2B में भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बट क्या मैं एलिजिबल हूं उस क्रेडिट को लेने के लिए? नहीं। अब ये बात 2B या सिस्टम को तो नहीं पता होगा, बाय डिफॉल्ट मेरे 3B में ऑटो पॉपुलेट कराएगा, बट अब इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट दिस पर्टिकुलर क्रेडिट ऑफ कार अंडर दी रिवर्सेबल हेड। क्यों? क्योंकि ये मुझे नहीं मिलेगा, ये इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, ये इनएलिजिबल क्रेडिट है मेरे लिए, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड, अब इसके बाद देखिए, इट मे बी नोटेड दैट एंटायर सेट ऑफ डेटा अवेलेबल इन 2B इज कैरिड टू द टेबल नंबर 4। जैसे मैंने आपको बताया, वो कार वाला क्रेडिट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ही आइडेंटिफाई करना है कि इनएलिजिबल क्रेडिट कौन सा है। मूविंग फर्दर, इसमें क्या कहता है, लेकिन ऐसा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा 2B से 3B में। कब? एक्सेप्ट फॉर द डिटेल्स रिगार्डिंग आईटीसी दैट इज नॉट अवेलेबल ईदर ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड। सपोज कीजिए ऐसा एक बिल आया है, जैसे अब मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, इसका आपका कोई भी क्रेडिट मिस आउट भी हो गया तो एट द मोस्ट आप कब तक ले सकते हो? सितंबर मंथ की रिटर्न तक ले सकते हो। अब आपके वेंडर ने, सपोज कीजिए आपका अगस्त 2021 का बिल था, वो उसने डाला कब? अपनी जीएसटीआर 1 में, मे बी दिसंबर 2022 में। अब वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट तो करेगा, बट आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका लिमिटेशन पीरियड जो है, बेसिकली एक टाइम फ्रेम जो हमें अलाउड होता है क्रेडिट लेने के लिए, वो एक्सपायर हो चुका है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो ऐसा क्रेडिट आपके पास ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। सेकेंडली, जहां पे रिसिपिएंट ऑफ इन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अदर देन दैट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रिसिपिएंट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है, लेकिन वो कहीं और लोकेटेड है। हो सकता है आप रेस्टोरेंट की बात कर लो, कोई भी आप किसी होटल में गए हो, आप किसी और स्टेट में गए हो, आपने बिल, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई, सपोज कीजिए मैं मुंबई गई, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो डालेंगे, अगर मैंने होटल सर्विसेज यूज करी है, कोई मैं रूम स्टे लिया है वहां पे, तो वहां पे टैक्स क्या लगेगा? मुंबई जीएसटी प्लस सीजीएसटी। बिल भी अकॉर्डिंगली रेज हो जाएगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई का ही रहेगा। लेकिन इश्यू क्या रहेगा? क्या मैं दिल्ली में उसका क्रेडिट ले सकती हूँ? नहीं ले सकती हूँ, वो मेरे ऑटो पॉपुलेट भी नहीं होगा 2B से 3B में। तो वही का, वेयर द रिसिपिएंट ऑफ द इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अदर देन दैट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है, लेकिन मैं एक्चुअल में दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा 3B में।
ठीक है, मूविंग फर्दर, अब ये क्या कहता है कि आईटीसी जो अवेलेबल है 2B से वो आपके अलग अलग यहाँ पे जो आपके पास आ जाता है 3B में 4 टेबल नंबर 4A में आपके पास वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो इंपोर्ट का है या ऑल अदर एक्स्ट्रा आईटीसी जो भी है वो आपके पास आ जाएगा। अगर आपका रिवर्स चार्ज का कोई भी आईटीसी है, ठीक है, इनवर्स सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो वो भी आपके रिफ्लेक्ट कर जाएंगे अमाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि अब आपको रिवर्सल अगर रिपोर्ट करना है तो वो आप कहां पे करोगे, देखिए 4B के अंदर आईटीसी रिवर्सल आ जाता है। रूल नंबर 42 का रिवर्सल हो गया, 43 का रिवर्सल हो गया, कोई भी और रिवर्सल हो गया तो वो यहां आ जाएगा और नेट आईटीसी अवेलेबल आपको यहां पे डालना है। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि कोई भी आपका रिवर्सल है, बीट 38 का रिवर्सल, रूल नंबर 42 का रिवर्सल, 43 का रिवर्सल, या फिर आपका सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 का भी अगर कोई है ऐसा इनएलिजिबल क्रेडिट, तो आपको कहां डालना है, टेबल 4B1 में, जो मैं आपको यहां पे दिखा रही हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ऐसा था, रूल नंबर 37 क्या कहता है कि मैंने अगर अपने वेंडर को 180 दिन में पेमेंट नहीं करी तो मुझे वो वाला क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। व्हेनेवर आई विल मेक दी पेमेंट टू माय सप्लायर, तब मैं उसको रिक्लेम कर सकती हूँ। तो अब देखिए, registered person will report the reversal of ITC which is not permanent in nature and can be reclaimed in future। तो वो क्या हो गया, एज पर रूल 37 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट हैज टू बी रिपोर्टेड अंडर टेबल नंबर 4B2, यानी इस तरह का जो कंसर्न है वो आप 4B2 यानी अदर्स आईटीसी रिवर्सल के अंदर जो हेड है उसमें आप डालोगे। सच आईटीसी रिक्लेम्ड इन टेबल 4A5 ऑन फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन, जब आप उसको रिक्लेम करोगे तो 4A5 यानी जो ये अदर ऑल अदर आईटीसी आप यहाँ पे उसको डाल देना। फिर आगे क्या कहता है, इट ऑल्सो फर्दर ऑल सच आईटीसी रिक्लेम्ड should be shown in 4D1 and 4B2, यानी 4D1 में दिखाना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप यहाँ पे सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 में वो क्यों दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं ये शायद कुछ एक इश्यू रह गया है जो सर्कुलर में डाल दिया है, जो मे बी गवर्नमेंट लेटर ऑन रेक्टिफाई करे। अगर आपको बेसिकली वो रिवर्स करना है एज पर रूल नंबर 37, तो आप अदर्स के हेड में डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और जब आप उसको क्लेम करेंगे तो आप यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में आप उसको क्लेम कर लीजिएगा। फिर मूविंग फर्दर, अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी इस तरह की आपकी मिस्टेक है आप उसको रेक्टिफाई कीजिए और आपको नेट आईटीसी कब में कितना मिलेगा, जो आपके पास ये 4C में रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि 4A माइनस 4B होगा। फिर आगे जाते हैं अगर हम, तो हमें क्या बोलता है, एज द डिटेल्स ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 दे आर प्रोवाइडेड इन टेबल नंबर 4B, कोई और डिटेल्स, नो फर्दर डिटेल्स ऑफ सच इनएलिजिबल आईटीसी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन 4D1। यानी अब मैंने सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 में वो जो कार वाला आईटीसी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो मेरा रिवर्स होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आपने सपोज कीजिए 2B में क्रेडिट आ रहा है 5 लाख रुपए, जिसमें से 3 लाख वो गाड़ी का ही क्रेडिट आ रहा था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आप 5 लाख ही रिफ्लेक्ट कराओ और इधर आप 3 लाख डाल दो, तो आपके पास नेट जो 2 लाख का आपको इनपुट मिल रहा है वो 4C में आपको बाय डिफॉल्ट नेट होके मिल जाएगा। ठीक है, यानी ग्रॉस फिगर्स आपको रिपोर्ट करने रहेंगे। फिर उसके बाद अब आप देखिए, इसके साथ ना इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दी है ताकि हम अच्छे से इस चीज को समझ सके। इन्होंने क्या कहा, एक रजिस्टर्ड पर्सन है मेसर्स ABC, मैन्युफैक्चरर है ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों सप्लाई करते हैं और अप्रैल 2022 की इनको रिटर्न भरनी है। इनका डेटा इन्होंने दे रखा है कि भाई आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए। तो अगर हम इसमें जाते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो डेटा है ये 4A1 यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपए का। इंपोर्ट सर्विसेज का है अगर, तो इसका डेटा हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर डाल देंगे इसको 50,000 को। फिर आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम ये 25,000 यानी ये टोटल जो 50,000 का है ये भी हमारे पास इसमें थर्ड कॉलम में आ जाएगा। फिर इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी अगर हमने ली है तो उसका क्रेडिट भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और बाकी सारा क्रेडिट इंक्लूडिंग द इनएलिजिबल क्रेडिट, जो सिस्टम को नहीं पता कि मुझे लेना है इनएलिजिबल क्रेडिट, वो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4A5 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब जो गलत है, जिन आईटीसी को मुझे रिवर्स करना है, जो इनएलिजिबल है, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे ताकि 4C में मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएं। अब इन्होंने क्या कहा, कुछ फिगर्स बताइए कि ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज मेंशन्ड आईटीसी सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 का बार था कितना 50,000 रुपए तक का वो बार था, यानी वो हमें नहीं मिलना था। ठीक है, साथ में इन्होंने कहा 42 43 के हिसाब से भी आपका रिवर्सल इतना बनता था। फिर इन्होंने कहा कि आपको
एक ये ध्यान दीजिए, सेक्शन 16 में कंडीशन होती है जब तक हमें गुड्स रिसीव नहीं हो जाते हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या है, बिलिंग आप सपोज कीजिए अप्रैल मंथ में हो गई, लेकिन गुड्स में भी मेरे को नेक्स्ट मंथ मिले हैं, तो आईटीसी में क्लेम कब कर पाऊंगी, नेक्स्ट मंथ में, लेकिन मेरा बिल रिफ्लेक्ट कब कर रहा है, इसी करंट मंथ में। तो इन्होंने यही कह दिया कि भाई हमारे पास गुड्स तो रिसीव नहीं हुए पर इनवॉइस आपके 2B में रिफ्लेक्ट करने लग गया, जिसका आपको क्रेडिट आपके पास बाय डिफॉल्ट आ गया था और उसका अमाउंट था 10,000 आईजीएसटी में। फिर इन्होंने फर्दर क्या कहा, 37 रूल यानी कंसिडरेशन जो हमने नहीं पे करी उसके रेस्पेक्ट में आपको रिवर्सल दे दिया 500 रुपए का। और फिर फर्दर कहा कि हमारे पास जो टाइम लिमिट थी हमने उसमें अवेल नहीं किया क्रेडिट को, ऐसा वाला क्रेडिट भी था 10,000 का। ठीक है, तो अब हमें कैसे ये डिटेल्स दिखानी है, तो ये जो ऑटो पॉपुलेट हो गए फिगर्स वो तो एज इट इज हो गई, रिवर्सल में ही हमारा काम रहेगा। अब रूल नंबर 42, 43 यानी 4B1 के अंदर हमें रूल, जितने भी रूल्स के रिवर्सल है वो सारे हमें यहाँ दिखाने एक्सेप्ट फॉर रूल नंबर 37। ठीक है, तो हमने जो नॉर्मल रिवर्सल किया था एज पर 42, 43 वो हमने इधर डाल दिया, साथ में जो सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 का रिवर्सल था वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया, ये फर्स्ट कॉलम में यानी ये वाले कॉलम में। ठीक है, अब सेक्शन रूल नंबर 37 के हिसाब से जो रिवर्सल था यानी जो हमने टाइमली पे नहीं किया था वेंडर को, उसका यहाँ पे 4B2 के अंदर हमारे पास डिटेल्स आ गई। साथ में जहां पे हमें सप्लाई रिसीव ही नहीं हुई है एज पर सेक्शन 16 हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, तो वो भी हमें रिवर्सल करना पड़ेगा, उसका भी क्रेडिट हमें अभी नहीं मिल सकता। यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, अब आप जब अगले महीने उसका क्रेडिट लोगे ना, आपका मिसमैच आएगा 2B से, तो कल को जब भी आपके पास मिसमैच का नोटिस आए तो आप इजीली जस्टिफाई करा सकते हो कि ऑल्दो ये वाला बिल मेरी पिछली 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा था बट क्योंकि मुझे गुड्स रिसीव नहीं हुए थे तो इसीलिए मैंने जब वो रिसीव हुए नेक्स्ट मंथ में तभी मैंने उसका क्रेडिट लिया। ये आप कैसे जस्टिफाई करा सकते हो, जो भी आपका स्टॉक का इन आउट का रजिस्टर होगा, जो भी आपके वेयरहाउस में आप स्टॉक मेंटेनेंस का रजिस्टर रखते हो, तो उस बेसिस पे आप इसको जस्टिफाई करा सकते हो। फिर आपके पास ये नेट आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे अब आप देखिए बेसिकली इन्होंने अलग से जो बताया इनएलिजिबल आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड जो है, यहां पे इन्होंने अदर्स इधर 10,000 भी मेंशन कर दिया है, यानी जो आपके पास, अब हम इसको रेफर कर लेते हैं 4.3F जो इसी सर्कुलर है उसी में, ये देखिए एज पर द डिटेल्स इनएलिजिबल जो आईटीसी आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड इन सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 और द रिसिपिएंट ऑफ द इंट्रास्टेट सप्लाई, यहाँ पे जो आ जाता है इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन, यहाँ पे इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन 4D2 सच डिटेल्स आर अवेलेबल इन टेबल नंबर 4, यानी 4D के 2 में आपको ये बताना है, D के 2 में आप यहाँ पे इस अमाउंट को आप बता दो, अदरवाइज आपको कहीं और यानी किसी और पार्ट में इसको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है इसको 4D2 के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास अब क्रेडिट अवेलेबल होगा, ये डिटेल्स आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करानी होंगी। ठीक है, तो वंस यू आर थ्रू विद दिस आपके ऊपर पेनल्टी नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये सर्कुलर समझ आया होगा। कोई भी इश्यू है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको टेकअप करूंगी जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।